व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस? जो एड्रेस सीपीयू जनरेट करेगा, इसको हम वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं। और फिजिकल एड्रेस जो एक्चुअल मेन मेमोरी में एड्रेस होगा उसको हम फिजिकल एड्रेस बोलेंगे। एड्रेस स्पेस क्या होती है कि सेट ऑफ ऑल द लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम। फिजिकल एड्रेस जो फिजिकल एड्रेस स्पेस होगी हमारे, मतलब टोटल रैम की स्पेस होगी, एक तरीके से आप वो बोल सकते हो, वो जो प्रोसेसेस के लिए एलोकेटेड होगी, तो उस एड्रेस स्पेस को हम फिजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है क्या। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हार्डवेयर है दैट रन्स टाइम मैप्स फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं कैलकुलेट करना पड़ता कि इसका फिजिकल एड्रेस क्या है, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करके देगा। तो अब बेसिकली होगा क्या कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में, जैसे हमने पिछली ये वाली डायग्राम की थी, तो यहाँ पर हमारे पास बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स थे, और अब इस स्कीम में जहां मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट फिजिकल एड्रेस को, सॉरी, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, तो जो बेस रजिस्टर था उसको अब हमने बोल दिया रीलोकेशन रजिस्टर। क्लियर? तो द यूजर प्रोग्राम डील्स विद लॉजिकल एड्रेस ओनली, इट नेवर सीज द एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस। तो नीड क्या थी, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो एड्रेस आपका कंपाइल टाइम और लोड टाइम पर होता है, अगर आपको पहले से एड्रेस बाइंडिंग होती है तो वो तो तब तो आपका लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस सेम होगा। लेकिन रन टाइम में अगर एड्रेस आपका चेंज हो रहा है, जैसे प्रोग्राम बार बार स्वैप आउट स्वैप इन हो रहा है, या प्रोग्राम डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइडेड है, वो अभी आपको उसका आएगा कॉन्सेप्ट। तो वहां पर क्या होगा आपके पास कि आपके लिए जो लॉजिकल एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस से डिफरेंट होगा। तब जो भी प्रोग्राम का कोड होगा तो उसके लिए रीलोकेशन रजिस्टर उसको मैप करवाएगा एक्चुअल फिजिकल एड्रेस से, लाइक दिस। अब यहां पर देखो, सीपीयू ने जनरेट किया 346, लेकिन रीलोकेशन रजिस्टर ने उसको कर दिया कि प्लस 14,000, तो उसका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या होगा, 14,346। यहां तक किसी को डाउट हो? एनी डाउट? फिर आगे जाएंगे। नो डाउट? सो अब ये देखो, लास्ट उसमें भी बताया था मैंने कि स्टैटिक लिंकिंग में क्या होगा, आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं वो बिफोर लोडिंग आपके लिंकिंग होगी, डायनेमिक लिंकिंग में एग्जीक्यूशन टाइम पे होगी। अब स्टब एक टर्म यूज की गई है, स्टब। ये स्टब क्या है, स्मॉल पीस ऑफ कोड है जो रैम में आपके पास पहले से लाइब्रेरीज पड़ी हैं। लेट अस सपोज जो प्रिंट, मैंने कोई भी आपने फंक्शन लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रिंट एफ टी आई टी था, फिर प्रिंट एफ टी आई टी पटियाला या टी यू पटियाला करना था, चेंज कर दिया। अब वो वाला फंक्शन, ये जैसी रैम में आपका प्रोग्राम लोड हो गया है और उसने लिंकिंग करनी है, अब उस प्रोग्राम को कौन सा कोड ढूंढेगा उस लाइब्रेरी को, डेट इज कॉल्ड स्टब। स्टब का फंक्शन क्या होगा कि अगर तो वो वाला फंक्शन पहले से रैम में लोडेड है तो ठीक है, उसके साथ लिंक कर देगा, वरना अगर वो लोडेड नहीं है तो वो उसकी रिक्वेस्ट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करवाएगा। क्लियर? किसी को यहां तक
डाउट हो। अच्छा, ये मेरे को कोई चैट में बताए कि विंडोज में डायनेमिक लिंकिंग वाली फाइल्स आपने कौन सी देखी है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? सभी को मालूम होगा, ये सभी ने देखी हुई है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डायनेमिक लिंकिंग वाली लाइब्रेरीज की एक्सटेंशन क्या होती है? यस, .dll। और लिनक्स में क्या होगी? .so, शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स। लिनक्स में क्या होगी? .so। क्लियर? अब यहां पर अगेन वही जो आपको मैंने मीडियम टर्म शेड्यूलर में भी बताया था कि बैकिंग स्टोर में आपका पास क्या होता है कि आपके पास लेट अस सपोज रैम की कैपेसिटी कम है, तो क्या होगा? प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे जाएगा। लेकिन हार्ड डिस्क पे ऐसे नहीं कि किसी भी एरिया में हार्ड डिस्क किया जा सकता है। एक स्पेसिफिक एरिया होगा जिसको हम बोलेंगे बैकिंग स्टोर। वहां पर से रोल आउट या स्वैप आउट स्वैप इन या रोल आउट रोल इन होता जाएगा प्रोग्राम। तो यहां पर इन्होंने बताया है कि मेजर पार्ट ऑफ स्वैप टाइम इज ट्रांसफर टाइम, दैट इज टोटल ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप्ड। क्यों? क्योंकि रैम में से हार्ड डिस्क पर जाने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? तो जो स्वैप आउट स्वैप इन में टाइम लगेगा वो क्या होगा? बेसिकली थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू जो सीपीयू डायरेक्टली रैम से एक्सेस करने में लगता है। वो तो ऑब्वियस बात है। तो अगर इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, एक बार 2 मिनट के लिए पढ़ लो ये स्लाइड। जैसे हमने मीडियम टर्म शेड्यूलर में किया था कि हमारे पास एक बैकिंग स्टोर है, वहां से प्रोग्राम लोड स्वैप आउट हो जाता है अगर रैम में स्पेस आपके कम हो, वो उस प्रोग्राम को रेडी क्यू में अकोमोडेट ना कर पाए, तो वो कहां जाएगा? हार्ड डिस्क में। फिर स्वैप इन होगा रैम में। बस वही चीज यहां बताई हुई है। क्लियर? एनी डाउट? ये वाली चीज है स्वैप आउट एंड देन स्वैप इन। अगर ये मेन मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाइड होगी तो सारी की सारी तो कोई ना कोई प्रोसेस को आपको स्वैप आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर P1 स्वैप आउट किया है और P2 को स्वैप इन किया है। क्लियर? If next process is to be put on CPU is not in memory, need to swap out a process and swap in the target process। वही बात है। अब लेट अस सपोज आपने P2 को एग्जीक्यूट करना है लेकिन P2 अभी मेमोरी में नहीं है, तो क्या होगा? P2 पहले मेन मेमोरी में आएगा। अगर ये पहले से ऑक्युपाइड है तो P1 आपको या कोई भी प्रोसेस आपको स्वैप आउट करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगा। इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? ओके। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि 100 MB प्रोसेस स्वैपिंग टू हार्ड डिस्क विद ट्रांसफर रेट ऑफ 50 MB पर सेकेंड। हाँ जी, 100 MB का प्रोसेस है और उसको स्वैपिंग टू हार्ड डिस्क विद ट्रांसफर रेट ऑफ 50 MB पर सेकेंड। तो स्वैप आउट टाइम कितना होगा इसका? स्वैप आउट टाइम कितना होगा इन सेकेंड्स? यहां तो मिली सेकेंड्स लिखा हुआ है, इससे आपको पता लग गया ना स्वैप आउट टाइम कितना होगा? कितना होगा? 2 सेकेंड्स। ठीक है। सो
यहां पर इन्होंने मिली सेकेंड्स में लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। प्लस स्वैप इन वॉल्यूम कम आ रहा है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं। सभी को वॉल्यूम कम आ रहा है अभी? वॉल्यूम ठीक है? ओके। तो आप अपनी देखो, स्वैप आउट स्वैप इन तो पहले स्वैप आउट ही होगा ना, फिर स्वैप इन होगा। साइमल्टेनियसली होना तो मुश्किल है। ठीक है, पहले स्वैप आउट होगा फिर स्वैप इन होगा। तो पहले एक प्रोसेस स्वैप आउट हुआ, फिर एक स्वैप इन हुआ। साइमल्टेनियसली हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब रैम में स्पेस ही नहीं है तो आप उस पर प्रोसेस को कैसे ले आओगे? ठीक है, तो ये देखो लास्ट लाइन समझ में आई। टोटल कॉन्टेक्स्ट टाइम ऑफ स्वैपिंग टाइम इज 4000 मिली सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर सेम ही प्रोसेस को आपको सेम साइज के प्रोसेस को स्वैप इन करना है तो उतना टाइम ही उसको आप अज्यूम कर लो कि लगेगा फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क, सॉरी फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। तो वही बात यहाँ पर कि डबल एक्सेस टाइम इन्होंने लगाया है। ये तो इतना है नहीं, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता राहुल। क्योंकि वो ठीक है आपकी बात कि अगर थोड़ी सी मेमोरी वो, क्योंकि जनरली आपका जो फाइल्स होती हैं वो क्या करेगा, मान लो आपने कट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, कट पेस्ट करना है। अगर आपने कट कर दिया और वहां पे मान लो आपकी फाइल 150 MB की है और स्पेस अभी 100 MB की है, तो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज को 150 MB को पहले इंश्योर करेंगे कि फ्री है जनरली। ठीक है, ये अर्पित आप ठीक बोल रहे हो। व्हेन इज द क्विज? क्विज का अभी कोर्स कोऑर्डिनेटर ने बताया नहीं है, जैसे ही आएगा मुझे भी आप ही के तरह पता चलेगा। ठीक है, मैं बात कर लूंगा आज, मैं आज बात कर लूंगा कि इस वीकेंड है या नहीं, फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा थ्रू CR। अब ये देखो, ये पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेन मेमोरी की तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम को भी होल्ड करती है और यूजर प्रोसेसेस को भी होल्ड करती है। पहले जनरली जो होती थी मेमोरी वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती थी। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिग्यूअस? कंटिग्यूअस मींस आपका प्रोसेस है, लेट अस सपोज वो पूरे का पूरा कंटिग्यूअस मेमोरी में ही एलोकेट होगा। लेट अस सपोज पूरे प्रोसेस की या प्रोग्राम का है 0 से 1000, तो 0 से 1000 वो क्या करेगा, जो 1000 उसकी लेट अस सपोज 1000 MB का है तो एक साथ वो 1000 MB को एलोकेट करेगा, ना कि उसकी पार्ट्स के, जो आगे हम पेजिंग और सेगमेंटेशन में करेंगे। मे बी जो अभी बात बोली है आपको समझ में ना आए, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ये समझ में आ जाएगी जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा इस टॉपिक के। ठीक है, अब ये रीलोकेशन रजिस्टर्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट यूजर प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर। हाँ जी, इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी
एक प्रोसेस जो उसको वेल डिफाइंड रेंज दी हुई है उसी में ही वही मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस कर पाएगा। उसके अलावा अगर वो करेगा तो वो क्या देगा, एरर। ये हमें कैसे पता चला कि वो एरर देगा? अभी आपको एक डायग्राम करवाई थी ना, ये वाली। तो यहाँ पर क्या आ जाता था, एरर। अगर कोई सीपीयू का गलत एड्रेस वो किसी दूसरे प्रोसेस का एड्रेस वो करने चाह रहा है तो वो क्या होगा, एरर जनरेट कर देगा। क्लियर? तो इस चीज को कौन देखेगा यहाँ पे, रीलोकेशन रजिस्टर, जो उसका ही पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। क्लियर? बेस रजिस्टर कंटेन्स द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस। इस लाइन में भी कोई वो नहीं है, लिमिट रजिस्टर में रेंज होती है। MMU मैप्स लॉजिकल एड्रेस डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब क्या है कि हर बार जब उसको एड्रेस मैप करना होगा तो वो, क्योंकि प्रोसेसेस आपके स्वैप आउट स्वैप इन हो सकते हैं, तो रन टाइम पे वो मैप कर सकता है कि पहले उसको एक एड्रेस मिला था, किसी और टाइम पे उसको दूसरा एड्रेस मिल जाए। ठीक है? यस, इस डायग्राम में देखो भाई, अब यहां पर क्या है, जो पिछली डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको क्या डिफरेंस पता चला कि जो सीपीयू ने लेट अस सपोज एड्रेस जनरेट किया दैट इज 346। अब उसकी रेंज देखी इसने, ठीक है, उसने रेंज देखी, इसकी जो भी रेंज है रेंज से वो कम है तो ठीक है, अगर कम है तो उसको वो रीलोकेट करवा देगा एक और पर। ठीक है, लेकिन अगर वो रेंज से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ट्रैक। तो इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? यस, एनी डाउट इन दिस डायग्राम? एनी डाउट इन दिस डायग्राम? नो डाउट? लेट अस सपोज आपके पास जो रेंज है वो है P1 की 1000 और सीपीयू ने जनरेट कर दिया 346। तो अब क्या होगा, 346 इज लेस देन 1000, तो ठीक है, तो आगे जाएगा यस। यहां पर रीलोकेशन एड्रेस में अगर वैल्यू है 1000 तो फिजिकल एड्रेस कितना होगा, देन द फिजिकल एड्रेस विल बी 1346। हाँ जी, इसमें डाउट हो किसी को? एक मिनट, मैं ये न्यूमेरिकली करवा देता हूँ आपको। आपके पास है जो एक प्रोसेस है P1, उसकी रेंज है 1000। ठीक है, उसकी रेंज कितनी है, 1000, लेकिन उसने लॉजिकल एड्रेस कितना जनरेट किया, 346। अब ये यहाँ पे रीलोकेशन रजिस्टर में जो वैल्यू है डेट इज मान लो 1500। तो फिजिकल एड्रेस में ये वैल्यू कितनी देगा,
P यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस में 346 है, यहाँ पर वैल्यू 346 है, यहाँ पर 15,000 है। ठीक है, तो लिमिट रजिस्टर में मान लो ये 1000 है, क्योंकि ये एड्रेसेस कहां से कहां तक लेगा, 0 से 999 तक। तो 346 इज लेस देन 1000, यस। और रीलोकेशन रजिस्टर में 1500। तो ये किस वैल्यू में ये इंस्ट्रक्शन को प्लेस करेगा, डेट वैल्यू विल बी 1846। क्लियर है ये 1846 क्यों आई, क्योंकि यहां पर 346 था और प्लस 1500 इसने रीएलोकेट कर दिया। सो एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल? यस, ये 1500 है, 15,000 नहीं 1500 है। ठीक है, अगर 15,000 होती तो 15346 आ जाना था। क्लियर? अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर हमेशा प्लस साइन ही क्यों है? तकरीबन आपको बुक्स में यहाँ पर प्लस साइन ही मिलेगा, ऐसा क्यों? मोस्टली प्लस ही होता होगा। कैसे मोस्टली प्लस क्यों होता है? वो मैं वही पूछ रहा हूँ, मोस्टली प्लस क्यों होता है? क्योंकि लॉजिकल एड्रेस की रेंज कम है नॉर्मल में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम के लोअर एड्रेसेस में एलोकेट होता है। जो मेन इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स हैं वो ज्यादातर 0 से लेके जो मेन एड्रेसेस हैं वहां तक वो स्टोर होता है। तो वहां पर तो हम कुछ भी स्टोर कर ही नहीं पाते। क्लियर? तो फिर उसके बाद जो वैल्यूज होती है, क्योंकि लॉजिकल एड्रेसेस हमारे जनरली 0 से हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे प्रोसेसेस के, तो जनरली वो प्लस साइन में आ जाते हैं। क्लियर? लेट अस सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहां पर होगा, अगर मैं 0 यहां लिखता हूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहां पर मेमोरीज एलोकेट कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर P आपको कंपाइल टाइम पे अगर पता है कि एड्रेस बाइंडिंग कहाँ होनी है, फिर तो आप सीधा वहीं पर उसको कर दोगे, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन जनरली जो लॉजिकल एड्रेसेस होंगे हर प्रोसेस के, जैसे P1 है, ठीक है, उसका एड्रेस मान लो आपका 500 से वो है, तो वो तो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो वो जनरली प्लस ही होगा, क्योंकि लोअर एड्रेसेस किसने स्टोर कर रखे हैं, उसमें लोअर एड्रेसेस ऑफ रैम में क्या है, ओएस का कर्नल। तो इसमें उसके अलावा भी क्या होते हैं, आपके जो इंटरप्ट्स वगैरह होते हैं वो लोडेड होते हैं। तो मोस्टली सिस्टम रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है या सिस्टम रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं वो लोअर एड्रेसेस में स्टोर होते हैं मेन मेमोरी के। ठीक है, तो जनरली क्या होगा आपका, ये हमेशा प्लस ही आएगा। लेट अस सपोज यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नंबर, इस इंस्ट्रक्शन का 332 है, तो ये जो 332 है ये तो पहले से ही ऑक्यूपाइड होगा। क्लियर? ये तो जनरली पहले से ही ऑक्यूपाइड होगा, तो इसको जनरली हम प्लस के साथ ही हैंडल करते हैं। जनरली बोला है कि तभी यहाँ पर प्लस लगाया जाता है। ऐसे तो आपको एक बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, उसमें अलग अलग पेजेस हैं, वो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली होता नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो होता है वो जीबीज में आजकल रैम ऑक्यूपाई करता है। क्लियर? अब देखो, मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन है आपके पास। पार्टीशन का क्या मतलब है कि मेमोरी को डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है। क्लियर?
मेमोरी को डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर ये क्या है, एक होल है, होल मतलब एक एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है। तो इसमें पार्टीशंस ऐसे, यहाँ पर प्रोसेसेस हैं और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ये ब्लू वाली क्या है, प्रोसेसेस, सॉरी एम्प्टी स्पेसेस, और बाकी मेमोरी में क्या है, प्रोसेसेस। होल क्या है, ब्लॉक अवेलेबल ऑफ मेमोरी। वेरिएबल पार्टीशन साइजेस किस लिए यूज किए गए हैं, फॉर एफिशिएंसी, यहाँ पर, ताकि अगर एक प्रोसेस कम है तो उसको कम वाली मिल जाए, एक प्रोसेस ज्यादा है तो उसको ज्यादा साइज का है तो उसको ज्यादा वाली मिल जाए। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये क्या है कि आपने जो फ्री होल्स हैं या ये वाले हैं फ्री पार्टीशंस, इसको एलोकेट कैसे करें, इसकी 3 स्ट्रेटेजीज हैं मेनली जो यूज होती हैं। फर्स्ट फिट, एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग एनफ। जो भी पहली होल सबसे आपको एम्प्टी स्पेस मिलेगी, अगर प्रोसेस उसमें अकोमोडेट हो सकता है तो आप उसमें अकोमोडेट करो। नेक्स्ट इज बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब क्या है, एलोकेट दी स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग एनफ। थर्ड क्या है, वर्स्ट फिट, एलोकेट दी लार्जेस्ट होल दैट इज बिग एनफ। अभी इसको देखने से आपको अभी समझ में नहीं आया, तो हम अभी पहले स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, फिर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। अभी देखने से आपको समझ में नहीं आया ये, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। उस न्यूमेरिकल के लिए आप प्लीज नोटबुक और पेन उठा लो, मैं बोलूंगा तो आप नोटबुक और पेन उठा लो। देखो ये जो हमारा टॉपिक है अभी, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है कि आपका प्रोसेस एक साथ इकट्ठा ही पूरे का पूरा प्रोसेस एलोकेट होगा मेमोरी में। ऐसा नहीं होगा कि प्रोसेस के पार्ट्स आप एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट टेक्निक हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फिक्स साइज पार्टीशनिंग। इसमें जो पार्टीशन के साइज होंगे वो फिक्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग होंगे। लेट अस सपोज यहां पर है अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे ये पार्टीशंस फिक्स हैं, ये 200 साइज की है, 200 KB कह लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 400 की, क्लियर। नेक्स्ट है 600 की, एंड नेक्स्ट है 500 की। अब फिक्स साइज पार्टीशनिंग में क्या रूल होगा कि जो मेमोरी स्पेस एक पार्टीशन की बच जाएगी उसको आप जनरली और किसी में मर्ज करके यूज नहीं कर सकते। मतलब दो पार्टीशंस की स्पेस में आप इकट्ठी करके उसको एक स्पेस नहीं बना सकते, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है आपकी 300 की, नेक्स्ट है आपकी 250 की। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि P1 का साइज है 357 KB, ये सारे केबीज में है, ठीक है। P2 का है 210,
P3 का है 468, P4 का है 491। पहले आपने अब इसको सभी प्रोसेसेस को यूजिंग फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी एलोकेट करना है। सभी प्रोसेसेस को 2 मिनट्स में हो जाएगा ये बड़े इजीली। यूजिंग फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी आपने इसको चारों प्रोसेसेस को एलोकेट करना है। तो इसको यूजिंग फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी आपने चारों प्रोसेसेस को एलोकेट करना है। तो ये क्या कौन सी स्कीम है? फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग के पार्टीशंस के साइज फिक्स है। क्वेश्चन सभी नोट डाउन कर लो ये, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेटजीज के लिए हमने यूज करना है। तो मे बी ये पॉसिबल ना हो कि मैं तीनों को यहाँ पे आपको एक एक एक्सप्लेन करूं। मैं बाद में आंसर भी बोलूंगा सीधा, तो आप इसलिए इसको नोट डाउन कर लो अपनी प्रैक्टिस के लिए। P4 नहीं फिट बैठेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी एक बार कर लो इसको। देखो सबसे पहले P1 आया 200 वाली पार्टीशन में। क्या P1 को आप फिट कर सकते हो? नहीं। P1 यहां पर फिट होगा और यहां पर ये कितनी स्पेस एलोकेट लेगा? 357। ये तो यहां तक जाएगा, तो यहां पर कितनी स्पेस बच गई आपकी? 43। यहां पर कितनी स्पेस बच गई? 43। अब यहां पर P1 ने ऑक्युपाई किया 357 और 43 आपकी स्पेस बच गई। नेक्स्ट P2 आया 210। क्या ये 200 में फिट बैठ सकता है? नहीं। अब देखो मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा कि 43 में ये फिट बैठ सकता है या नहीं। क्यों? क्योंकि ये फिक्स साइज पार्टीशनिंग है। ठीक है, अब ये 43 को आप इस और इसमें मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो P2 210, तो फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी में P2 यहां पर P2 आ जाएगा। और रिमेनिंग कितनी बच गई? ये 210 यहां पर आ गया, तो रिमेनिंग कितनी बच गई? ये 390। क्लियर? P3 468 क्या 200 में आ सकता है? नहीं। क्या 390 में आ सकता है? नहीं। क्या 500 में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यहां पर ये मान लो P3 आ गया और यहां पर स्पेस कितनी बच गई? 32। P4 कहीं भी फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 300 प्लस 250 को आप इकट्ठा मान के P4 को फिट करा दो, क्योंकि ये फिक्स साइज पार्टीशनिंग है।
तो P4 फिट नहीं बैठेगा। पहली बात कि ये सबको समझ में आया कि ये प्रोसेसेस कैसे एलोकेट किए फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी में, कि 357 था तो हमने फर्स्ट देखा होल। फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी में क्या है, फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ टू अकोमोडेट अ प्रोसेस। तो यहाँ पर P1 इस होल में नहीं आएगा, नेक्स्ट होल में आएगा। क्लियर? तो ऐसे ही आपका ये चला। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि एक सिंगल पार्टीशन में कितनी अनयूज्ड स्पेस रह गई है, इसको हम बोलेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जितनी एक पार्टीशन में अनयूज्ड स्पेस रह गई है उसको हम बोलेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अगर आपको इसको यूजिंग फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी पूछा जाए इसमें कितनी आई है, that we can say is 43 plus 390 plus 32, that means 465 is the total internal fragmentation। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट दोबारा से सुनो। लिखा है allocated memory may be slightly larger than the requested memory, this size difference is memory internal to a partition but not being used। अब यहाँ पर 43 है, ये कभी यूज नहीं की तो ये क्या होगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इतनी आपने यूज कर ली, इतनी नहीं हुई। यहाँ पर 390 आपकी क्या होगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट 32 आपकी एक पार्टीशन में ये क्या होगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है? P4 40 का होता, देखो अगर P4 40 का होता तो इस स्ट्रेटेजी में कहां पर जाता, यहां पर। उन्होंने बोला कि अगर P4 40 का होता तो यहां पर हम 160 आपकी वेकेंट रहे। क्लियर? एक्चुअली आप मेरे को मालूम है आप डाउट पूछना चाह रहे थे कि क्या ये 43 वाला यूज होगा या नहीं। मेरे हिसाब से आप ये पूछना चाह रहे थे क्या ये 43 वाला यूज होगा या नहीं। क्लियर? तो अगर बेसिकली पार्टीशंस फॉर प्रोसेस एक वैसे होल हैं तो अगर न्यूमेरिकली क्वेश्चंस है तो यूज नहीं होगा। अगर न्यूमेरिकली क्वेश्चंस हैं तो यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा दिया हुआ है। अगर लेकिन उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में स्पेसिफाइड, तो आप उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम टर्म्स कर रहे हैं ये रेलेवेंट है टू दी क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ पर 43 क्या है, इन्होंने इसकी वो देखो, allocated memory may be slightly larger than the requested memory, this difference is memory internal to a partition but not being used। अब अगर यूज ही नहीं हुई तो हमने यहाँ पर 43 को क्या कह दिया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिक्स साइज पार्टीशनिंग है लेकिन एक पार्टीशन को दो प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं, तो आप इसको 40 को देखोगे। अगर नहीं किया हुआ, ऐसे बोला हुआ, तो आप इस 40 को यहाँ पर नहीं एलोकेट करेंगे, एक नए पार्टीशन में करोगे। क्लियर है ये? यस, अगर बोला है तो देन इट इज करेक्ट। मैंने तभी बोला है ना कि अगर क्वेश्चन में बोला है, वरना तो बाय डिफॉल्ट से आप उसको यूज नहीं करोगे। देखो ये मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स हैं,
मैंने राहुल पहले ही बोला है कि ये मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स हैं, ये रिलेटिव हैं, मतलब कि ये नहीं है कि आप फिक्स इसकी डेफिनेशन। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट अस सपोज राउंड रॉबिन एल्गोरिदम की आप एग्जांपल लो, थ्योरेटिकली उसमें क्या बोला गया है कि हर टाइम क्वांटम के बाद एक कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, चाहे वो सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है मेन मेमोरी में। तो अगर वो 10 सेकेंड्स का उसका टोटल बर्स्ट टाइम है और 1 सेकेंड्स क्वांटम टाइम है, एक ही प्रोसेस है, तो फिर भी वो 10 बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा। क्या वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच एक ओवरहेड है, बिल्कुल है, लेकिन जो बेसिक उसका वो था तो वो करनी होगी। यस, अगर गिवन है तभी करनी है इसको, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को यूज। ठीक है, वो तो हमें भी पता है। अगर क्वेश्चन में हमें राउंड रॉबिन वालों में आप कई वीडियोस लेक्चर्स में भी देखोगे कि उन्होंने सीधा ही यूज किया हुआ है, बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं दिखाया हुआ। लेकिन जो गैल्विन की बुक है या बेसिक उसकी अगर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम की बात करो तो उसमें हर बार कॉन्टेक्स्ट स्विच दिखाया होगा। ठीक है, तो ये टर्म्स क्या हैं? रिलेटिव हैं कि आपके क्वेश्चन में कैसा होगा। अभी वही क्वेश्चन को हम, अब ये यहां पर अगर आपके पास टोटल फ्री स्पेस कितनी थी, टोटल फ्री स्पेस अगर आप इसको यूज नहीं कर सकते, 300 प्लस 250 तो गिवन ही थी, मतलब टोटल फ्री स्पेस आपके पास 500 तो है ही, ऐसी है ही थी, यहाँ पे आप सीधा इसको यूज कर सकते थे। लेकिन 550 स्पेस होने के बावजूद आपके पास ये वाला प्रोसेस अकोमोडेट नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है। अब इसमें भी देखो अगेन 99% आपकी बुक्स बोलेंगी कि यहां पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वैल्यू कितनी है, ये सॉरी तब ये वाला तो यूज भी नहीं हुआ था, 200 प्लस 300 प्लस 250 दैट इज 750 is the value of external fragmentation। लेकिन प्रोसेस कितने का था? 491 का, तो 750 से तो वो कम ही था, लेकिन फिर भी हम उसको अकोमोडेट नहीं कर पाए। तो उसमें वो कहते हैं कि 750 is the value of the external fragmentation। क्लियर? एक, लेकिन एक जगह पर एक ने बताया हुआ है कि ये तो रिलेटिव है टर्म, 300 250 200, ठीक है, ये टर्म तो फिर रिलेटिव होगी भी कितने की है। मान लो अब P5 प्रोसेस आ जाए, उसके बाद P5 प्रोसेस आ जाए आपके पास, लेट अस सपोज 300 का, तो P5 कहां पर अकोमोडेट होगा? यहां पर। तो तब सिस्टम की टोटल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 250, दैट मीन्स, अब बताओ अब इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी या नहीं? अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है या नहीं? अनम्यूट करके बता दो एक, कोई भी एक स्टूडेंट। यस, नो सर। बोलो भाई। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अब इस केस में 0 होगी, क्यों? P4 के पास कितने हैं? 491, ठीक है। अब इस केस में अगर P4 लेकिन P5 के बाद हम एलोकेट करने की सोचते तो 450 तो 491 से कम है, तो इसलिए हम इसको एलोकेट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं वैसे बात बोल रहा हूं कि इसका दूसरा आंसर क्या है कि कई लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इस केस में कितनी होगी अगर यहां पर P5 नहीं है। वो कहते हैं कि जो प्रोसेस का साइज है, प्रोसेस साइज इज 491, तो 491 इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि जितनी वैल्यू को हम अकोमोडेट नहीं कर पाए आप उसी को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन लिखो। लेकिन 99% ऑफ द बुक्स वो क्या बोलेंगी
कि 750 प्लस 200 सॉरी 750 इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट हो? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं समझ में आया, ठीक है। अब P4 का टोटल साइज P4 का टोटल साइज कितना है? 491। क्लियर? हमारे पास टोटल सिस्टम में फ्री स्पेस कितनी है? 300 प्लस 250 प्लस 200। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वाली स्पेस को अगर हम इग्नोर कर दें, कितनी है? 750, जो कि इसकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकती है, लेकिन फिर भी ये फिक्स साइज पार्टीशनिंग थी, तो इसलिए हम किसी भी एक पार्टीशन में इसको नहीं अकोमोडेट कर पाए, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पाई इसमें, सॉरी हो पाई। क्यों हुई? क्योंकि 491 को आपके सिस्टम में टोटली तो स्पेस थी, लेकिन आप फिर भी इस प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर पाए। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास कंप्यूटर में दो पार्टीशंस है, पार्टीशन डी एंड ई, ठीक है, पार्टीशन डी एंड ई, दोनों में 5 GB स्पेस फ्री है। लेट अस सपोज आपके पास एक आप फाइल कॉपी करना चाहते हो एक सॉफ्टवेयर की, दैट इज ऑफ 7 GB, क्या आप कर पाओगे? पार्टीशन डी में 5 GB एम्प्टी है, पार्टीशन ई में 5 GB वेकेंट स्पेस है। टोटल सिस्टम में कितनी स्पेस फ्री है? 10 GB, लेकिन फिर भी आप 7 GB वाले फाइल को अकोमोडेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों की पार्टीशंस अलग अलग हैं, तो आप क्या होगा उसमें? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विल बी देयर। अब उस केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन 99% बुक्स बोलेंगी कि 10 GB की हैं, लेकिन एक जगह पर दिया हुआ है कि उसको आप 7 GB लिखो, क्योंकि 7 GB की फाइल को वो अकोमोडेट नहीं कर पाया। मे बी अगर 3 GB की होती तो वो अकोमोडेट कर पाता, ठीक है। लेकिन आपने 99% वाली बुक्स के साथ जाना है कि 10 GB is the value of external fragmentation। ये समझ में आया कि या नहीं? ये मेन मेमोरी, यहां तो हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हार्ड डिस्क के ऊपर भी वैलिड है। Yes, if process size is larger than the available, then external fragmentation is equal to 0। बिल्कुल सही है। देखो ये लाइन बिल्कुल करेक्ट लिखी है। मान लो अभी आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हार्ड डिस्क में 5 GB वेकेंट है, और आपके पास लेकिन आपने फाइल ही 12 GB की कॉपी करनी है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना। देन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? यस, एनी मोर डाउट? तो जैसे अभी मैंने ना ये वाला न्यूमेरिकल आपको फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी के साथ किया है, इसको प्लीज अभी ट्राई करना आपने, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी। क्लियर? इसको अभी ट्राई करो, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी। टाइम हो गया है, चलो मैं लीव